हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है का पार्ट 1 सुना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कानपुर की घटना है, जिसमें दीपा नाम की एक लड़की है जिसे पहले एक निशित नाम के लड़के से प्यार था, लेकिन वर्तमान में वह संजय से प्यार करती है। जो संजय को लेकर उसके भाव हैं वो इस पार्ट 1 में उसने बताए हैं। अब वो एक इंटरव्यू के सिलसिले में कलकत्ता जाती है, तो कलकत्ता जाने की घटना हम पार्ट 2 में देखते हैं। तो अब सुनिए पार्ट 2। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसे विचित्र आशंका और विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। ये सब दीपा बोल रही है। प्लेटफॉर्म पर खंड असंख्य नर नारियों से मैं इरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती है। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में ही दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने को दे देती हूँ। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ गई हो। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ, इरा खड़ी है, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती है, सच, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे घर पहुँचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई थी। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती है। इरा मुझे इस पुल की विशेषता सुनाती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जगह से टकराती हुई इमारतों और विचित्र सी विराटता का आभास होता है। इन सब के बीच में जैसे मैं अपने को बड़ा खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और यहाँ ये कलकत्ता। सच, मैंने बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी सान सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो सच बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा। तू और डर? हम जैसे डरे तो कोई बात हो। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया हो वह भला इंटरव्यू से डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा, भैया भाभी तो पटना में ही होंगे। जाती है कि कभी उनके पास भी नहीं जाती? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई, कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय में बात भी करे। मैं मौन रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले मुझे अफसोस हुआ। वे होते तो कुछ मदद ही करते। फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा बड़ा ही प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है। मैं सकपकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उसे देखना भी पड़ता है और नमस्कार भी करना पड़ता है। इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण भी दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुकी जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी?
ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है। मैं देख रही थी कि निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शोक चर्राया सा हो रहा है? उसका रंग श्याह पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ बैठते हैं। ईरा को मुन्नू की चिंता सता रही है और मैं स्वयं घर पहुंचने को उतावली हो रही हूँ। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक पैदल पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा ही उससे बात कर रही है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके भी चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। कितना दुबला हो गया है निशित। लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छुपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सता रहा है उसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक मेरा मन कटु उठता है। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपवास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसी आना तो देखती। वह कल भी आएगा, सच। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ, नफरत। अच्छा, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। ये भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ और ये भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे इस जिंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में ये बात भी उड़ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे मुझे क्या? क्या वह आज भी मुझसे उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है 150 की नौकरी तक के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर ये तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वह कहता है कि जैसे ही होगा वह ये काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो मैंने देखा घर से थोड़ी दूर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय के पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं आता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं है। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया। और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा खुश हुआ है। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली और वहीं बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस में सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, नकार भी नहीं पा रही थी।
सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं कही। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं ये सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। ये नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना खुश होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं उसकी आंचल से उसका पसीना पोंछ देती और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना पार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वह फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे मैंने नहीं दिए थे। पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय ही हो गया है। मैं जानती हूँ ये सब निशित की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बहुत प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह खुश है। वह किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं, शायद वह केवल मेरे प्रति किए जाने अपने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य था जो उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे बहुत अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाई। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी पहनती हूँ, बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती भी जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए सब हो रहा है? क्या ये नीरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। ये सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है। और ये बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज ही नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिरहन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से संजय के साथ रह रही हूँ। रोज इस शाम को हम घूमने भी जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर
भी जैसे ये सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा गया हो। पर निशित ने ये बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब ही नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती हूँ कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम। निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बात करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि कोई हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में पड़कर फरफराता है। वो उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है कि वो रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। ये स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आहत से भर जाती हूँ। चाहकर भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी बात मैं नहीं कह पाती। ये निशित कुछ बोलता क्यों नहीं है? उसका यूं कोने में दुबकर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आती है। इस समय अगर वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर पर लिपटा होता। और यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं है, पर आज जाने क्यों किसी की बाहों में लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ? जितनी तीव्र गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही तीव्र गति से मैं भी बही जा रही हूँ अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है और मेरी चेतना लौटती है। मैं झटके से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निशित मेरे साथ कुछ बदतमीजी कर रहा हो। आज इधर से नहीं उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। तो अपनी गलती का भान होता है। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों में ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो, मानो कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठे जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उसमें भी अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा गोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख दिया जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी की स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का। वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों में छाई हुई थी। पर आज अवश्य वह बात आएगी ना। ये कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया था, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी का नहीं था। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे? नहीं करूँगी, पर उसे तो करनी चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आराम करे, मैं क्यों करूँ? और मुझे क्या पड़ी है?
मैं तो जल्दी से संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं, मैं इसे अभी संजय की बात बता देती हूँ। पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मुंह है कि मैं मुंह ही नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही है। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो ये मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर ये क्या? ऐसे अपमानित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों याद नहीं आ रही? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे विचित्र चित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए। जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम दोनों डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती थी तो वह मेरे मुंह पे उंगली रखकर कहता, आत्मीयता आत्मीयता के ये क्षण अनकही रहने दो दीप। आज भी तो हम दोनों मौन हैं, एक दूसरे के निकट हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा ये विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराई में डूब जाता है। निषेध मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर ही नहीं आता। बिल वही देता है। मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान है, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वह कुछ करता ही नहीं है। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं खड़ा हो जाता है। अपनी मजबूरी पर खींच आती है मुझे। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूरी पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी? मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं। जाने क्यों मैं ये कह गई, कोई है जो मुझे कचोट डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछलाती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ।
तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द ही नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ भी होया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन आकुल रहा, चटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित, इतना सब हो जाने के बाद शायद तुम्हें मुझे प्यार करती हो, शायद नहीं। सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र को लेके पानी में जमी हुई है। शांत, मौन, आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने पर इस टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर तुमसे नफरत करती थी उसी आधार पर कहीं मैं तुमसे अपने आप से नफरत न करनी पड़े मुझे। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई। अब इसकी बाद की कहानी हम पार्ट 3 में देखेंगे। Thank you for watching this video. I hope you like it. Please like, share and subscribe to my channel. I will meet you in part 3. Bye bye.